चली गई अपनी। Good morning. We'll wait for a minute. There are some students who are still not connected. So we'll wait for a minute and then we'll get started. Okay, so we'll continue with the revision of the capacitance chapter. In the meantime, Mahavish, Anubha, please switch on your cameras. Okay, so let's get started. Others will join as the time passes. A parallel plate capacitor is charged to a potential difference V by a DC source. The capacitor is then disconnected from the source. If the distance between the plates is doubled, state with reason how the following will change. Okay, so see, this is again a question which has appeared in the board exam, although about 10 years back. Okay, so how would you answer such a question? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट का क्या होगा अगर डिस्टेंस डबल कर दिया गया है प्लेट्स के बीच में? सब 1/4 pi epsilon naught Q/2R। हाँ, लेकिन ये तो हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, राइट? देखिए कैपेसिटर में क्योंकि क्या है, इस तरह के चैप्टर्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। से कुछ चैप्टर्स हमने कई बार किए होते हैं जिसमें एक दो ही फॉर्मूले होते हैं, तो ये बहुत इजी होता है समझना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे बात हो रही है कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में देखिए क्या होता है, आई एम सॉरी, कैपेसिटर में क्या होता है कि यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, इसके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी एक कैपेसिटेंस होती है। कैपेसिटेंस का भी हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एप्सिलॉन ए बाय बी, राइट? और एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन नॉट के भी लिख सकते थे। सर सभी की वीडियो ऑन करा दीजिए, मुझे अटेंडेंस लेनी है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस बेटा। अनुभा, महावीश, महिमा, अनुभव, Anubha, your video is not on. Okay. हाँ, और अब प्लीज अपना वीडियो ऑन ही रखिए। इट्स नॉट ओनली फॉर द अटेंडेंस, यू हैव टू कीप इट ऑन थ्रू आउट द क्लास। ओके, हाँ, तो हमें ये पता है, राइट? और हमें ये भी पता है कि C इज इक्वल टू Q बाय V, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ये देखना पड़ता है कि क्या चीज चेंज हो रही है। देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा वर्डिंग बदल जाएगा और आंसर और अप्रोच टोटली बदल जाएगा, ठीक है ना? इसीलिए 12th की फिजिक्स जो होती है थोड़ी कठिन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको हमने चार्ज कर दिया टू अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका एक V हमने सेट कर दिया, कैपेसिटेंस तो सेट हो। सर इसमें ये हाँ बोलिए। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हाँ, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। A अपॉन D। हाँ देखिए,
इसमें भी हमें से क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, ठीक है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं है नहीं अभी। अब देखिए क्वेश्चन को ना फिजिकली समझिए पहले। क्वेश्चन ये है कि ये कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया तो क्या हो गया, एक हमने इसको वोल्टेज दे दी, कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट होती है, इसका मतलब हमने उसको एक चार्ज फिक्स कर दिया उसके ऊपर, उसके बाद हमने उसे डिस्कनेक्ट कर दिया। अब अगर हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ये चार्ज तो यहाँ पे आके बैठ गया ना, अब मैं इसकी प्लेट्स को पास ले जाऊं दूर ले जाऊं, जब तक कि एक सर्किट इसमें नहीं कनेक्ट करूंगा ये चार्ज कहीं नहीं जाएगा, राइट। सो ये Q जो है ये फिक्स हो गया और एरिया भी फिक्स्ड है प्लेट का, तो Q अपॉन एरिया क्या होता है, सिग्मा, यानी कि सिग्मा इज फिक्स्ड। और जो फील्ड होती है बीच में वो क्या होती है, फील्ड क्या होती है, सिग्मा सर अपॉन एप्सिलॉन। हाँ बोलिए। सर एक इक्वेशन हमारी इसमें ये बन सकती है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सर सेकंड इक्वेशन हम इसमें ये भी तो बना सकते हैं, C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। फिर इसका सर फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट डिवाइडेड बाय, सर इसका डिवाइड कर देंगे, उसके बाद K इज इक्वल टू CM अपॉन CV आ जाएगा सर हमारा। हाँ लेकिन हमको तो देखिए, हमको यहाँ पे करना क्या है, अभी हमें कैपेसिटेंस नहीं निकालनी, हमें तो फील्ड निकालनी है बीच की, राइट। तो फील्ड क्या होती है, एप्सिलॉन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, ये चार्ज हम चेंज नहीं कर रहे, एरिया चेंज नहीं कर रहे, सिग्मा चेंज नहीं कर रहे, तो फील्ड तो चेंज नहीं होगी चाहे हम ये डिस्टेंस कितना भी बदल लें, क्योंकि देखिए ये कांस्टेंट है ऑब्वियसली, ये बदल जाता अगर बीच में मैं कोई डाइलेक्ट्रिक डालता, वो तो डाल नहीं रहा हूं तो ये तो बदलेगा नहीं। अब सिग्मा भी हमने ये दिखा दिया कि Q फिक्स्ड है, एरिया फिक्स्ड है, तो सिग्मा भी फिक्स्ड है, इसका मतलब E फिक्स्ड है। सो आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है टेक्निकली हम फॉर्मूले से नहीं कर रहे हैं, ये लॉजिक से हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इट रिमेन्स कांस्टेंट। कैपेसिटेंस का क्या होगा, तो कैपेसिटेंस का हमें फॉर्मूला पता है ना, हम बीच का डाइलेक्ट्रिक बदल रहे हैं ना ही हम एरिया बदल रहे हैं, केवल डिस्टेंस को जो है डबल कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस को हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, कैपेसिटेंस विल बी हाफ्ड। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर को क्या होगा, अब देखिए एनर्जी का हमें कई तरह से फॉर्मूला लिखना आता है, राइट। अब ये एक फॉर्मूला देख लेते हैं, हमारे को ये फॉर्मूला पता है एनर्जी का, अभी अभी हमने किया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो हाफ Q स्क्वायर बाय C, देखिए मैं पहले ही समझा चुका हूं कि Q नहीं बदलेगा क्योंकि हम चार्ज डिस्चार्ज कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन C बदल रहा है। C क्या हो गया, हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, C आधा हो गया, लेकिन C डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी डबल हो गई। एनर्जी विल बी डबल्ड, जब हम आंसर लिखेंगे तो इंग्लिश में एनर्जी विल बी डबल्ड होगा आंसर, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो उसके आगे सोचिए, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात लगती है कि एनर्जी डबल हो गई, तो ये तो एनर्जी जनरेट करने का बड़ा अच्छा तरीका है। आप बताइए ये एनर्जी डबल कैसे हुई, कहां से आई इसके पास एनर्जी, हम सर्किट से निकाल चुके हैं, तो एनर्जी कहां से आई होगी इसके पास, आंसर आ रहा है कि एनर्जी डबल हो गई,
तो ये डबल हुई तो कहीं से आई होगी एनर्जी, थिन एयर से तो जनरेट नहीं होती, तो ये एनर्जी कहां से आई, कैसे हो गई डबल? एनीबडी कैन ट्राई एंड आंसर दैट क्वेश्चन? बेटा सबके वीडियो ऑफ हो गए, डोंट डू दैट। एक कैपेसिटर को खींच के हमने उसकी प्लेट्स दूर कर दी तो उसकी एनर्जी डबल हो गई, ये एनर्जी आखिर आई कहां से? मैंने आंसर अपने एक्सप्लेनेशन में सर हाँ सर जो सर एक हमने बार रिपीट कर दीजिए। हमने ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स को खींचकर डबल डिस्टेंस पे ले गए तो उसकी जो एनर्जी है वो डबल हो गई, जबकि ये सर्किट से कनेक्टेड भी नहीं है। ऐसा क्यों सर हुआ? जब हम उसको खींचेंगे तो वर्क डन होगा, वो एनर्जी में कंजर्व हो जाएगा। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। जब हम उसको खींचेंगे तो वर्क डन होगा, और किस तरह की फोर्स पे होगा? कंजर्वेटिव फोर्स पर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, और उस पे जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा। ये इसका आंसर है, राइट? वेरी वेरी गुड आंसर। Okay, let's move on to the next question. The electric field due to a charged parallel plate capacitor affected when a dielectric slab is inserted between the plates, fully occupying the intervening region. Why? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है जब हम बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं? क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे बीच में? देखिए, जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, ये मैंने अभी जब आपको कौन सी चीज एक्सप्लेन कर रहा था, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, तब बताया कि बीच में ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो वो पोलराइज हो जाता है, वो पोलराइज हो जाता है, तो एक यहाँ पे पोलराइजिंग फील्ड बन जाती है। वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देती है? कम कर देती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूस्ड because of the dielectric slab being polarized and creating an opposing field. तो ये opposing field जो है हमारे dielectric की opposing field जो है कैपेसिटर के अंदर की फील्ड को कम कर देती है। ठीक है ना? फील्ड को कम कर देती है, इसका मतलब पोटेंशियल को कम कर देती है, इसका मतलब कैपेसिटेंस को बढ़ा देती है, क्योंकि चार्ज को चेंज नहीं कर रही है, और कैपेसिटेंस इज Q by V। सो इसका मतलब V कम हो गया तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ गया। ओके, तो क्वेश्चन कैपेसिटेंस के लिए भी आ सकता है, फील्ड के लिए भी आ सकता है, पोटेंशियल के लिए भी आ सकता है। वी शुड बी एबल टू आंसर इट इन एनी वे। ठीक है ना? पोटेंशियल घट गया, फील्ड घट गई, कैपेसिटेंस बढ़ गई जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला। ठीक है? Why most electrostatic field be normal? Why most electrostatic field be normal to the surface of at every point of a charged conductor? ठीक है? चार्ज कंडक्टर से जो फील्ड है वो नॉर्मल क्यों होती है? ठीक है ना? डोंट वरी अबाउट द वर्ड मोस्ट हियर। ओके, हम थियोरिटिकली तो ये मानेंगे कि पूरी की पूरी फील्ड जो है वही नॉर्मल होती है। ठीक है, तो क्यों होती है नॉर्मल? हाउ विल वी आंसर दिस क्वेश्चन? क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा? सर इक्विपोटेंस सरफेस। हाँ, लेकिन वो कंप्लीट आंसर नहीं माना जाएगा। इट इज अ गुड अटेम्प्ट, बट I think you will get half the marks for that answer. आंसर गलत नहीं है लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसका हमें उससे इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक लेवल नीचे जाके आंसर देना पड़ेगा कि यदि वो नॉर्मल नहीं है, if the field is not normal, it will have a component along the surface of the conductor. ठीक है ना? जब हम उसका एक कंपोनेंट अगर नॉर्मल नहीं है तो अलोंग द सरफेस हो जाएगा एक कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट
एक फील्ड अगर कंडक्टर पे लग रही है तो वो क्या कर देगी, इट विल जनरेट सरफेस करंट. ओके, बट वी आर टॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. एक स्टैटिक कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि चार्जेस आर स्टैटिक, दे आर नॉट मूविंग. तो वो कब होंगे स्टैटिक, जब there is no field along the conductor, which means that all the field should be normal to the conductor. It should have no component parallel to the conductor. Understood? So the proof is by which method? Contradiction. Okay, तो इस तरह के ऑलमोस्ट सारे प्रूफ्स बाय कॉन्ट्रडिक्शन होंगे. और हम पहले कहेंगे अगर वो perpendicular न होती, we will start from there. If it is not perpendicular, then it will have a component along the surface of the conductor causing current. However, we are only talking about the stable state or the static state, which means there is no current flowing in the conductor, and hence all the field has to be normal. Why there is no work done in moving a charge from one point to another on an equipotential surface? This is the easy question. इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव करने में कोई वर्क क्यों नहीं होता है? सर क्योंकि वहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता. एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल ही बाय डेफिनेशन आंसर है. बाय डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस, all the points are at the same potential, hence there is no potential difference and hence there is no work done. Okay, तो ये बाय डेफिनेशन प्रूफ है. देखा जाए तो कोई प्रूफ ही नहीं है आगे, क्योंकि बाय डेफिनेशन ही ये करेक्ट है. वेरी गुड. Equipotential surfaces are perpendicular to field lines. Why? सर जो अभी आपने बताया कि अगर बिल्कुल वो परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो पहले दो आंसर्स है उन दोनों को मिला के लिखना है. ठीक है, तो हमको ये कहना है कि यदि वो परपेंडिकुलर नहीं होते, ठीक है, तो इसका मतलब देयर वुड हैव बीन अ फील्ड along the equipotential surface. If there would have been a field along the equipotential surface, there would have been a potential difference along the surface. But by definition, equipotential surfaces have no potential difference and hence the field has to be perpendicular. तो पहले वाले जो दोनों आंसर थे वो मिक्स होकर इसका आंसर बनते हैं. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर करना जरूर आना चाहिए. ये एक एक नंबर के सवाल आ जाते हैं और बहुत ही आसान इनके जवाब होते हैं, कोई ट्रिक नहीं होती इसमें. ठीक है, ओके, लेट्स मूव. Why is the potential inside a hollow spherical charged conductor is constant and has the same value as on its surface? पोटेंशियल हॉलो सरफेस के कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट क्यों होता है? वो एक पार्ट है, दूसरा उसका सरफेस पे जो वैल्यू है वही क्यों होती है? दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा मेरे. देखिए, किसी और चीज को जो हम जानते हैं उसका सहारा लेके बताना है ना आंसर. तो क्या जानते हैं हम कि उसके चार्ज कंडक्टर के अंदर क्या होता है फील्ड के साथ? कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर फील्ड का क्या होता है? Field is always zero. Inside a conductor. ठीक है, देखिए एक चीज याद रखिए कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के संदर्भ में बात कर रहे हैं. ये हमेशा याद रखिए, राइट? क्योंकि जब हम
करंट की बात करेंगे तब फील्ड जीरो नहीं होगी। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें फील्ड जीरो होती है। अंदर अगर फील्ड जीरो होगी तो क्या होगा? फील्ड जीरो होगी तो पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, बिकॉज देयर इज नो वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, क्योंकि जब फील्ड ही नहीं है तो वर्क क्या चीज करेगी, राइट? Since there is no field inside the conductor, there is no work done inside the conductor. Since there is no work done inside the conductor, there is no potential difference, which means the potential is same. ठीक है? ये सब related हैं questions. Why do the electrostatic field lines not form closed loops? सब आंसर्स एक जैसे हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है। हाँ बोलिए, आई डिडंट गेट इट क्लियरली। तो फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती ना, इसलिए नहीं, ये वो वाला आंसर यहाँ से काम नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन है कि ये क्लोज्ड लूप क्यों नहीं बनाती है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पे कहीं पे भी देखिए दो डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन हमेशा एक है। जैसे अगर आपको याद हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो तो इस तरीके से बनती हैं, राइट? तो इलेक्ट्रिक सर क्योंकि वो पैरेलल होती है। नहीं, पैरेलल होनी जरूरी नहीं है। पैरेलल तो केवल तब होती है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। देखिए अब आप इस तरह समझिए कि जब हम एक चार्ज लेके इस पे चले, राइट? तो जब हम यहां जा रहे हैं अलोंग द फील्ड तो कुछ काम कर रहे हैं, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये फील्ड की डायरेक्शन है, हम कुछ काम करते जा रहे हैं, ठीक है? और जब हम घूम के यहां वापस आ गए, हमने काफी सारा काम कर लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट और फील्ड हमेशा एक ही डायरेक्शन में है ना? तो या तो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही करते रहेंगे, नेगेटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव ही करते रहेंगे। लेकिन जब हम लौट के आएंगे तो यहाँ पे कितना वर्क डन होना चाहिए था हमारा? कंजर्वेटिव फोर्स पे लौट के आ गए तो जीरो वर्क डन होना चाहिए था, लेकिन हमने जीरो हाँ कहीं पे भी हमारे वर्क डन की साइन तो चेंज हो नहीं रहा है। तो ये फील्ड ऐड करते करते या तो नेगेटिव वर्क डन होगा यहाँ पे या फिर पॉजिटिव होगा, और होना क्या चाहिए? जीरो। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ठीक है? सो मूविंग अ चार्ज अलोंग द फील्ड लाइन वुड इन्वॉल्व डूइंग वर्क और will mean work is being done on it, okay? And this will be true for the entire loop. This would indicate that the work is done, or you can say in brackets, or the work is being done on the charge, depending on the, you know, charge is positive, negative, okay, when it comes back to the point, ठीक है? But we know the work done has to be zero, okay, and hence the field lines cannot be closed loops, ठीक है? और ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको याद रखना है जब हम ये फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होती हैं। उनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो यही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप्स होते हैं हमेशा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप्स नहीं होते। बाकी सब चीजें सेम है, दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर एंड एवरीथिंग, दे कैन नॉट हैव अ ब्रेक, वो सब सेम है, ठीक है? तो ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन दैट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन यू कैन गेट। Two spherical conductors A and B of radii RA and RB, where RA is greater than RB, are given equal amounts of charge. In which direction will the charge flow when these spheres are brought in contact? ठीक है?
बताइए। यस, ठीक है, दोनों को क्या गया है, सेम चार्ज दे दिया है। अब इन दोनों को टच किया तो क्या करंट फ्लो होगा एक में से दूसरे को, और अगर होगा तो किस डायरेक्शन में होगा? Anybody can try and answer this? एटलीस्ट किस लाइंस पे सोच सकते हैं? देखिए हमने पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। नहीं, दोनों को एक ही चार्ज दिया है ना। देखिए दोनों को एक ही चार्ज दिया गया, अगर इसको एक कोई चार्ज दिया, बी को भी सेम चार्ज दिया, दोनों में सेम ही चार्ज है, तो क्या करंट फ्लो होगा जब इन्हें टच करेंगे? दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब एकदम बोर्ड में आने वाला ये क्वेश्चन। सर ए टू बी फ्लो होगा चार्ज। हाँ, किस बेसिस पे कह रहे हैं आप? देखिए महिमा, मैं बताता हूं अब कि क्या होगा, कि देखिए जो पूरा चार्ज है ये क्या है, कंडक्टर्स हैं, तो पूरा चार्ज तो यहाँ पे आ जाएगा एंड पे, यहाँ पे भी पूरा चार्ज एंड पे आ जाएगा, राइट? तो कितना यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, एक चार्ज बॉडी है, पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा? देखिए पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो आता ही आता है, ये Q बाय R, राइट, RA। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय RB। अब RA बड़ा है तो कौन सा ये पोटेंशियल बड़ा होगा, VA बड़ा होगा या VB बड़ा होगा? डिनोमिनेटर VB is bigger, so VB is greater than VA, right? अब अगर पोटेंशियल VB का ज्यादा है, VA का कम है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है? B2 हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है, तो करंट विल फ्लो लाइक दिस फ्रॉम B to A, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है दोनों जगह एक ही चार्ज है तो करंट क्यों फ्लो होगा, लेकिन करंट चार्ज कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। Okay, this is also a question which has been actually asked in board once. Okay, why the equipotential surfaces about a single charge not equidistant? तो एक चार्ज होता है, तो जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं वो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो वो दूर होते जाते हैं, राइट? क्यों होता है? क्योंकि फील्ड वीक होती जाती है, ओके, फील्ड यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे और कम है, यहाँ और कम है, फील्ड कम होती है उसका ड्रॉप भी कम होता है, राइट?
तो क्योंकि फील्ड कम होती जाती है इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर होते जाते हैं। दैट इज अ शॉर्ट आंसर। बाकी आप इसको अच्छे से लंबा समझना चाहते हैं तो देखिए, क्योंकि 1/r होता है, आप चाहिए तो 1/r को प्लॉट भी करके देख सकते हैं। 1/r का प्लॉट कैसे होगा, ऐसे होगा, राइट। सो इस लाइन का जो नेगेटिव स्लोप है वो कम होता जाता है, राइट। तो ये जो इक्विडिस्टेंट प्लॉट्स हैं उनको सेम वोल्टेज डिफरेंस के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। ओके, so you can explain based on the graph also, which is the long answer, or you can simply say that since the field keeps dropping, the equipotential surfaces become more and more distant. That is a quick and short answer. एक नंबर के लिए काफी है। Draw the equipotential surface due to an electric dipole. Locate the points where the potential due to the dipole is 0. ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनाए जाएंगे, ये आई वुड नॉट आस्क यू, आई विल जस्ट ट्राई एंड शो इट टू यू हियर। ओके, सो हमारे पास एक -q है, एक +q है, ये हमारा हो गया डायपोल। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए ऐसे बनेगा कि यहां से एक सर्कल लिया हमने और इस तरफ थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा लेंगे तो वो, और इस तरह का पैटर्न बनाना है हमें। ये सर्कल नहीं है, एक ओवल टाइप ऑफ शेप है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये गैप इधर बढ़ता जाएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ एंड शो। द इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे गैप कम है और इस साइड गैप ज्यादा है और बढ़ता जा रहा है। तो जैसे थोड़ा ये मुझे और ऐसे बनाना चाहिए था, ये गैप बढ़ता जा रहा है। फिर हम नेक्स्ट बनाएंगे तो ये बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा इधर। अंडरस्टूड? इस तरह ड्रॉ करना है, बिल्कुल ऐसे ही इधर भी ड्रॉ होंगे ऐसे। ओके, और बीच में इनके सेंटर से यू जस्ट ड्रॉ अ सिंगल वर्टिकल लाइन। Okay, this plane is plane of zero potential. यहां पे जीरो पोटेंशियल है जो ये प्लेन है। This entire plane is a, इस प्लेन को हम एक नाम भी देते हैं, क्या बोलते हैं इस प्लेन को हम? Can somebody tell me कि what is the name for this plane? जो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन होता है इसका, एक्सिस का, क्या बोलते हैं इस प्लेन को? इक्वेटोरियल प्लेन, राइट। सो द पोटेंशियल इज 0 ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, plot a graph comparing the variation of potential and electric field due to the point charge as a function of distance. ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखिए हमें ये याद रहना चाहिए कि जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल है 1/r को, और जो फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है 1/r² को, और कोई तो फर्क नहीं होता है, राइट। सो कैसे बनेगा ये दोनों ग्राफ्स? तो एक ग्राफ ऐसे आएगा और दूसरा ग्राफ जो है ऐसे आएगा। ओके, एक जगह ये इंटरसेक्ट हो जाएगा। अब बात ये है कि ये R है और ये E और V दोनों है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दो ग्राफ में से, ठीक है, लेट मी यूज अनदर कलर। तो बताइए ब्लू ग्राफ E का है या फिर V ग्राफ, ब्लू ग्राफ E का है या फिर रेड ग्राफ E का है? सर ब्लू। ब्लू E का है।
देखिए Yes, आर स्क्वायर जो है उसका क्या प्रॉपर्टी होगा? आर स्क्वायर ज्यादा तेजी से कम होगा समय के साथ, डिस्टेंस के साथ, राइट? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आर स्क्वायर में डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ेगा, तो डिस्टेंस के साथ ई ज्यादा तेजी से गिरेगा कंपेयर टू वी। तो ज्यादा तेज क्या गिर रहा है डिस्टेंस के साथ? रेड गिर रहा है। जैसे डिस्टेंस बढ़ गया तो रेड बहुत कम हो गया कंपेयर टू ब्लू, राइट? तो रेड वाला जो ग्राफ है ये ई का ग्राफ है, और जो ये ग्राफ है ब्लू, ये वी का ग्राफ है। ओके, आपको कोई ये मेजर करके ग्राफ नहीं बनाने हैं, दोनों ग्राफ की शेप लगभग एक जैसी होती है, लेकिन वो ऐसे इंटरसेक्ट करके जाते हैं एक दूसरे को। आपको मेन इंपॉर्टेंट बात है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ग्राफ करेक्टली। ठीक है, ये बुक में भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बुक में नहीं है, ये हमें ग्राफ आना चाहिए, ये बोर्ड में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म फील्ड का कैसा होता है, क्या शेप का होगा? देखिए आपने बताया ही था कि अगर फील्ड कैसी होती है, ऐसी होती है यूनिफॉर्म फील्ड, स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इससे परपेंडिकुलर होगा, तो क्या होगा? एक प्लेन होगा वो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ प्लेन। यूनिफॉर्म फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्लेन होता है। अंडरस्टूड? Is that clear? These are some of the important shapes that you should remember, okay? Two charges of 5 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed at points A and B 2 centimeter apart. Depict an equipotential surface of the system. ठीक है, अभी हमने ये क्वेश्चन किया। महिमा, हाँ, ओके, थैंक यू। यस सर। नहीं, आपके पीछे आवाज आ रही है, तो जब नहीं बोल रहे म्यूट रखिए। किसके हाँ, अभी ठीक है, ओके। 2 सर्फ चार्जेस हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर है, तो क्या है? ये डायपोल है। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा? अभी किया है क्वेश्चन हमने। कहां पे होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा 1 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस। ओके, इक्वेटोरियल प्लेन। देखिए सेम क्वेश्चन कितनी अलग अलग तरह से पूछा जाता है बोर्ड में, वही कॉन्सेप्ट्स आते हैं घूम फिर कर। A dipole is present in an electrostatic field of magnitude 10 raised to power 6 Newton per coulomb. If the work done in rotating it from its position to stable equilibrium to its position of unstable equilibrium, find the magnitude of the dipole moment. We are left with very little time. कैसे होगा ये? वर्क डन हमें दिया गया है, वर्क डन किस तरह आता है? टोटल वर्क डन होगा पीई, 2PE हो जाएगा वर्क डन, ठीक है ना, प्लस पीई से माइनस पीई तक जाने में। तो प्लस पीई माइनस पीई यानी 2PE
इज द वर्क डन, और इसको हम इसके इक्वेट कर देंगे तो E भी